CUET की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का, सभी छात्रों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, आप इस बात को जानते हैं कि अब देश भर में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक कॉमन टेस्ट और एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में छात्रों को दाखिला दिया जाएगा, छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है, मेरे विचार में व्यक्तिगत रूप से यह एक शानदार पहल है, एक शानदार शुरुआत है। पहले सीबीएसई बोर्ड या डिफरेंट बोर्ड, जैसे सपोज कीजिए कि उत्तर प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, डिफरेंट बोर्ड के द्वारा जो एग्जामिनेशंस लिए जाते थे 10th और 12th में, तो बेसिकली 12th के मार्क्स के बेसिस पर बेसिकली यूनिवर्सिटीज उन्हें दाखिला देती थी। सामान्य तौर पर उसमें यह ट्रेंड था कि सीबीएसई बोर्ड में 95-96% स्कोर कर पाना, 97, 98, 99 एंड मोर देन 99%, मतलब लगभग 100% तक स्कोर कर पाना एक जनरल ट्रेंड था। अच्छी तैयारी के आधार पर छात्र आराम आराम से 95 प्लस स्कोर कर पाते थे, जिसके कारण से उन्हें अच्छे यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिल जाता था। लेकिन विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित बोर्ड में उस तरह से मार्क्स नहीं आते थे। इवन टॉपर्स तक 90% तक आते आते वो फिनिश्ड हो जाते थे। कॉमन लगभग 70 to 80% मार्क्स सामान्य तौर से अच्छे पढ़ाई करने के बावजूद एक छात्र 70 से 80% स्कोर कर ले, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अर्थात डिफरेंट स्टेट के बोर्ड एग्जामिनेशंस में उस तरह से 12th में मार्क्स नहीं मिल पाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे चाह करके भी अच्छे यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशंस हैं, उनमें आपने क्या मार्क्स स्कोर किया है, वह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशन का आधार नहीं बनेगा, बल्कि अब आपकी किस्मत आपके हाथों में है, आपका भाग्य आपके हाथों में है। CUET 2022 आपको यह अवसर प्रदान करता है कि आप एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर और रैंक गेन करें, प्राप्त करें, और मनचाहे यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ें। देखिए, अप्रोच क्या था, मैं बहुत सामान्य भाषा में उसको आप सभी छात्रों को बतलाना चाहता हूं। पहले अप्रोच यह था कि यूनिवर्सिटीज आपको सिलेक्ट करती थी, और अब आप यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करेंगे। पहले यूनिवर्सिटीज आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपको सिलेक्ट करती थी, उसका क्राइटेरिया यह था। लेकिन अब आप अपने रैंक के आधार पर यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करेंगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूं और मैं पढ़ूंगा। हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर को गेन कर
आप अपनी इच्छा के अनुरूप वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं और अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों में पढ़कर आप भी अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। अब ऐसा संभव हो पाया है। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत यह जो परिवर्तन हुआ है, यह छात्रों के हित में है। आप सभी लोगों को मालूम है कि अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या एंट्रेंस टेस्ट CUET को कंडक्ट करेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में है, एजेंसी के रूप में है। 12th के बाद कुल मिलाकर आपके पास 4 चॉइस है। 12th के बाद या तो आप JEE में जा सकते हैं, वह भी एक कॉमन एंट्रेंस NTA ही लेता है, या फिर आप नीट में जा सकते हैं यदि आप मेडिकल फील्ड को अपना कैरियर चुनते हैं, या आप यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं और देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसमें यदि पढ़ना चाहते हैं तो आपको अवसर दिया जाता है। आप साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स, जिस किसी भी सब्जेक्ट को आप चुनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से तैयारी के माध्यम से अच्छे से अच्छा रैंक स्कोर कर आप अपने पसंद के अनुरूप विश्वविद्यालय को चुन सकते हैं। छात्रों का सपना होता है कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, JNU में पढ़े, जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़े, BHU में पढ़े, AMU में पढ़े। तो ऐसा अब कोई भी छात्र कर सकता है। या यदि आप चाहें तो राज्यों के द्वारा जो स्थापित विश्वविद्यालय हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण में जो विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। CUET कॉमन रूप से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए लाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत एडमिशन के क्राइटेरिया के रूप में भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, जैसा कि JEE में होता भी है। ठीक उसी तरह से यहां भी ऐसा किया जा सकता है कि CUET में प्राप्त रैंक के आधार पर ही स्टेट गवर्नमेंट भी आगे यह क्राइटेरिया डिसाइड करे कि हम भी इसी के रैंक के आधार पर एडमिशन लेंगे। यहां पर डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ते हुए हमारा 2-3 अप्रोच होता है। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहता हूं कि जो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, वो आगे अंडर ग्रेजुएशन UG, फिर PG और फिर रिसर्च स्कॉलर बनकर वो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन भूमिका निभा सकते हैं। उच्च शिक्षा के विकास में बेहतरीन भूमिका निभा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज में, हाई स्कूल्स में, इंटरमीडिएट स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल में वो टीचिंग भी कर सकते हैं, BEd, MEd इत्यादि के माध्यम से। अर्थात हमारे देश में जो लोग भी
जी और नीट के बाद यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट हो रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, उनमें से एक बड़ा वर्ग यूनिवर्सिटीज में हायर स्टडीज के माध्यम से एकेडमिक्स में अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में वह काम करना चाहता है। और एक बहुत बड़ा वर्ग इन्हीं यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हुए सिविल सेवाओं का सपना भी देखता है, राज्य प्रशासनिक सेवाओं में, राज्य सिविल सेवा में और संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा में भी वह प्रवेश पाता है। और आप जानते हैं कि देश में ही नहीं बल्कि राज्य में भी प्रशासनिक पदों पर, उच्च प्रशासनिक पदों पर या उच्चतम प्रशासनिक पदों पर इसी सिविल सेवा के माध्यम से आप जाते हैं। अब आज के डेट में अधिकांश बच्चे 12th के जस्ट बाद सिविल सेवा की तैयारी में लग जाते हैं। कई मामलों में तो हमने देखा कि 9th 10th से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। CUET में आप जो भी विषय सेलेक्ट करते हैं उस विषय की बेहतर से बेहतर तैयारी कैसे किया जाए, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA यह कहता है कि 12th में 12th की NCERT के आधार पर उन्होंने सिलेबस को तैयार किया है और NCERT में जो भी इंफॉर्मेशंस दिया गया है उसी इंफॉर्मेशंस के आधार पर, उसकी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, उसके बेटर से बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के माध्यम से, देखिए 2-3 चीजें आवश्यक है। एक चीज तो पहली बात को समझ लेना है कि CUET और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो प्रश्न मल्टीपल चॉइस के पूछे जाएंगे वह आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से ही संबंधित नहीं होंगे, बल्कि वह ओवरऑल सब्जेक्ट के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप एकेडमिक्स में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और एकेडमिक्स का मतलब जैसे ही हायर स्टडीज में आप जाते हैं तो हम किसी भी सब्जेक्ट को एनालिटिकली पढ़ते हैं और एनालिसिस डेवलप हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंटेंट। जो भी कंटेंट है, जो भी सिलेबस है, उसकी कितनी बेटर से बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितना है, एंड फैक्ट एंड फिगर्स या डिफरेंट इंफॉर्मेशंस आप कैसे गैदर कर रहे हैं और एनालिसिस में उस फैक्ट, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशंस को आप कैसे यूज करते हैं, इसकी आपकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए ही CUET और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर आपकी इसी क्षमता, इसी काबिलियत, इसी स्किल को टेस्ट करने जा रहा है। आज के डिस्कशन में हम लोग CUET 2022 में सेक्शन 2 जिसमें 27 सब्जेक्ट का एक लिस्ट दिया हुआ है, उसी में से एक विषय, इतिहास विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए हम लोग CUET में इतिहास विषय के पाठ्यक्रम की चर्चा करें। यह जो पाठ्यक्रम बना है इसका आधार 12th की NCERT है। अर्थात 12th की NCERT को अगर आप 12th की NCERT में हिस्ट्री के सिलेबस को अगर आप देखते हैं
तो हिस्ट्री के सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारत, मिडिएवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन भारत का इतिहास, एंड मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास को देख सकते हैं। 12th की जो नई एनसीईआरटी है वही एग्जामिनेशन का बेसिस बनेगा, और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास में 12th की नई एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक इतिहास पर अधिक फोकस किया गया है। देखिए, संस्कृति में धर्म आ जाता है, संस्कृति में कला, स्थापत्य भी आते हैं, अर्थात राजनीतिक इतिहास पर बल नहीं दिया गया है। सामान्य तौर से राजनीतिक इतिहास को ट्रेडिशनल स्टडी माना गया। यदि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस किया गया था। लेकिन अब जो नई एनसीईआरटी आ रहा है उसमें सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेज। हिस्ट्री क्या है? तो निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन करता है, कंटिन्यूटी एंड द चेंजेज। इतिहास के एक काल से दूसरे कालखंड में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि निरंतरता के तत्व क्या है, एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, और परिवर्तन के तत्व क्या है। उस परिवर्तन को सूक्ष्मतापूर्वक समझने का प्रयास करना है ताकि हम वर्तमान को बेहतर तरीके से विश्लेषित कर सकें, विवेचित कर सकें और वर्तमान को हम अधिक बेहतर बना पाए। वर्तमान में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं की जड़ें कहीं ना कहीं अतीत में है। तो वर्तमान की समस्याओं को समझने के लिए, विकास में बाधक तत्वों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम अतीत को समझें और वर्तमान में अतीत के इस अध्ययन में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन के तत्वों को सूक्ष्मतापूर्वक समझने पर बल दिया गया है, न कि राजनीतिक वाद विवादों में राजनीतिक इतिहास को पढ़कर वर्तमान में भी हम राजनीतिक वाद विवाद पर हम चर्चा करें। औरंगजेब ने विभिन्न वर्षों में जो साम्राज्य विस्तार किए, औरंगजेब के काल में जो विद्रोह हुए, उनके अध्ययन से अधिक बेहतर है औरंगजेब के काल के समाज को समझना, संस्कृति को समझना, धर्म को समझना, आर्थिक विकास के तत्वों को समझना। इस तरह से 12th की एनसीईआरटी को बेस मानते हुए आप लोग अपना अध्ययन शुरू करेंगे। दृष्टि टीम ने CUET के कॉमन इंटरेस्ट के लिए, इंट्रेंस टेस्ट के लिए विभिन्न विषयों पर एनसीईआरटी के आधार पर ही और एनसीईआरटी में दिए गए इंफॉर्मेशंस और अंडरस्टैंडिंग के आधार पर प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना बुकलेट तैयार किया है, जिसमें प्रत्येक अध्याय के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और मेरे विचार से 12th की एनसीईआरटी दृष्टि का बुकलेट और दृष्टि के बुकलेट में दिया गया प्रत्येक चैप्टर के पश्चात जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत जो मटेरियल दिया गया है वो सफिशिएंट मटेरियल है और इसकी कक्षा भी हम लोग प्रारंभ करेंगे और इसकी कक्षा के अंतर्गत उसको बेटर तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। एक एक टॉपिक आज हम समझेंगे पहले और फिर इस टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक को कैसे तैयार करना चाहिए, इस पर भी अलग से एक वीडियो हम डालेंगे। कोई भी एक टॉपिक हम एग्जाम्पल के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि इस टॉपिक को हम लोग इस तरह से पढ़ने वाले हैं और इसके पश्चात फिर रेगुलर क्लास हम लोग प्रारंभ कर देंगे और संपूर्ण सिलेबस पर कंप्लीट बुकलेट प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिया जाएगा और रेगुलर आपको क्लास दिया जाएगा ताकि आप इसका बेहतर अध्ययन कर सकें, बेहतर स्कोर कर सकें, बेहतर रैंक ला सकें और अपने सपनों को उड़ान दे सकें। अर्थात यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट ना करे बल्कि आप अपने पसंद के अनुरूप अपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। यही एम है, यही मिशन है, यही गोल है और इसी के साथ दृष्टि टीम आपके समक्ष उपस्थित हुई है। आइए, सिलेबस को देखकर ऐसा लग सकता है कि थोड़ा अटपटा है, लेकिन ये जो कंप्लीट सिलेबस है ये एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है। हम लोग भी इस पर जो पूरा कंटेंट है उस पर हम लोगों ने भी अपने बुकलेट को तैयार किया है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, आपने परीक्षा दे दिया है, अब आप कॉमन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12th की एनसीईआरटी, बुकलेट, हमारा प्रैक्टिस टेस्ट और क्लास आपके उच्च से उच्च, हायर से हायर रैंक को सुनिश्चित करने के लिए सफिशिएंट है। आइए, यहां पर भाग 1, इतिहास के भी कई भाग हैं, तो इकाई 1 पर हम लोग आते हैं। इकाई 1 में बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री के, प्राचीन भारत के कुछ थीम को लिया गया है। देखिए, थीम का मतलब है विकास की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं। हमें मानव विकास को समझना है ओवरऑल। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में हमने एक थीम को सिलेक्ट किया, प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पाई पुरातत्व। ऐसे भी एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और अर्ली एंशिएंट इंडिया। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हड़प्पाई सभ्यता आती है, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता आती है, या भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता आती है, इसके अध्ययन का आधार ही पुरातत्व है। अर्थात पुरातत्व का मतलब है खुदाई से मिली हुई जानकारियों के आधार पर हम हड़प्पाई लोगों के रहन सहन, जीवन स्तर, उनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, उनके कला, साहित्य, धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। कैसे खेती उन्होंने किया होगा, कैसे खेती में सरप्लस एग्रीकल्चर अर्थात अधिशेष की कृषि आई होगी, कैसे विनिर्माण उद्योगों का विकास हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कैसे उन्होंने आंतरिक व्यापार का विकास किया, कैसे उन्होंने बाह्य व्यापार का विकास किया। पुरातात्विक जानकारी क्या है, विभिन्न हड़प्पा की विभिन्न बस्तियों में, विभिन्न
नगरों में संपर्क किस प्रकार स्थापित हुए, एक केंद्रीय सत्ता का विकास कैसे हुआ, विभिन्न स्थलों पर एकरूपता के तत्व, यूनिफॉर्मिटी के एलिमेंट्स क्या क्या थे, विविधताएं क्या क्या थी, डाइवर्सिटीज। तो प्रारंभिक नगरों की कहानी अर्थात हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानना है। तो सभ्यता के विषय में सिलेबस यह कहता है कि व्यापक अवलोकन आपको करना है प्रारंभिक नगरीय केंद्र की। तो यह जो व्यापक अवलोकन है, इसका मतलब ही है कि इनका विकास कैसे हुआ, इनका उद्भव कैसे हुआ, उद्भव के संबंध में विभिन्न सिद्धांत क्या है, फिर इसके पश्चात जीवन यापन को समझेंगे, समाज को समझेंगे, धर्म को समझेंगे, अर्थव्यवस्था को समझेंगे और कला स्थापत्य को समझेंगे। अर्थात विभिन्न पहलू वस्तुतः मानव विकास के विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न पहलू हैं, डिफरेंट फेसेट्स। तो हड़प्पाई जीवन को समझना, उनकी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को समझना, राजनीतिक व्यवस्था को समझना, प्रशासनिक व्यवस्था को समझना, क्योंकि एक रूपता का विकास किसी भी सभ्यता में बिना राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे के विकास के नहीं होता है। इसलिए व्यापक अवलोकन का मतलब है विकास, उद्भव और फिर हड़प्पाई लोगों के जीवन के विभिन्न पक्षों को समझना, पतन को समझना, पतन के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, और वर्तमान में पतन के अंतर्गत एक नवीनतम दृष्टिकोण यह है कि चूंकि हड़प्पाई जनजीवन के विभिन्न तत्व आज भी निरंतर हैं, इसका मतलब है कि यह पतन पतन के रूप में ना होकर बेसिकली प्रवास के रूप में है। अर्थात यह उत्तरजीविता, उत्तरजीविता का मतलब है संस्कृति, समाज और संस्कृति में विद्यमान विभिन्न तत्व बाद के काल में भी निरंतर रह गए, कंटिन्यू रह गए। तो वस्तुतः संपूर्ण सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि विभिन्न संकटों के आने के कारण, सामाजिक, आर्थिक जीवन में विभिन्न प्रकार के असंतुलन के आने के कारण, पर्यावरणीय संकट के आने के कारण यह सभ्यता और इस सभ्यता में रह रहे लोगों ने दूसरे क्षेत्रों में जाकर पुनः ग्रामीण जनजीवन को अपना लिया। इस तरह से व्यापक अवलोकन प्रारंभिक नगरीय केंद्रों का हमें करना है। खोज की कहानी, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? सबसे पहले चार्ल्स मैसन था जिसने हड़प्पा नामक टीले को देखा था। फिर कनिंघम के समय में जब लाहौर रेलवे लाइन बन रहा था, उस समय फिर दयाराम साहनी के द्वारा कैसे हड़प्पा का उत्खनन हुआ, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कैसे किया, फिर 1924 में पुरातत्व विभाग के सर जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु सभ्यता की घोषणा हुई। तो अर्थात हड़प्पा सभ्यता के खोज की कहानी को समझना है और फिर हड़प्पा सभ्यता के नामकरण पर जो विवाद उत्पन्न हुआ उसको समझना है।
कि क्यों इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते थे, बाद में क्यों इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहने लगे, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, और वर्तमान में इसे सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता भी कही जाती है। अंश एक प्रमुख स्थल पर पुरातात्विक रिपोर्ट, देखिए ये हायर स्टडीज की ओर आपको ले जा रहा है। अर्थात कोई भी एक प्रमुख स्थल हम लेंगे, वहां पर पुरातत्व की विभिन्न जानकारियों को हम इकट्ठा करेंगे, अर्थात उसको देखेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसको कंसीडर करते हुए एक रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। अर्थात आगे हायर स्टडीज में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप इतिहास का लेखन उन्हीं स्रोतों के आधार पर, उन्हीं प्रमाणों के आधार पर, उन्हीं वस्तुओं के आधार पर, मान लीजिए कि मोहनजोदड़ो को हमने ले लिया, मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई में विकास के कितने चरण मिले थे, कौन सा चरण सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है, उस चरण में जो विभिन्न जानकारियां हमें मिली वो जानकारियां क्या हैं, और फिर उसके आधार पर हम इतिहास का निर्माण और पुनर्निर्माण कैसे कर सकते हैं। चर्चा पुरातत्वविदों, इतिहासकारों द्वारा इन सामग्रियों के उपयोग के आधार पर कैसे इतिहास का निर्माण किया जाता है, क्योंकि आप भी अगर आगे एकेडमिक्स में, हायर स्टडीज में, रिसर्च में आगे बढ़ेंगे तो आपको भी यही करना है। यहां पर हमने इंग्लिश में भी सिलेबस के पार्ट्स को दिया हुआ है, ताकि आपको किसी भी प्रकार से अगर किसी पार्ट को समझने में या किसी अक्षर को समझने में या किसी शब्द को समझने में यदि आपको मुश्किल हो तो आप इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख सकते हैं। जैसे प्रारंभिक नगरों की कहानी, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज, हड़प्पाई पुरातत्व अर्थात हड़प्पन आर्कियोलॉजी, ब्रॉड ओवरव्यू अर्ली अर्बन सेंटर्स, स्टोरी ऑफ डिस्कवरी हड़प्पन सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन ए मेजर साइट, डिस्कशन हाउ इट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस, इसके विषय में हम लोग बात कर सकते हैं। अब देखिए, अब एंशिएंट हिस्ट्री में ही इकाई 2 क्या कहता है। एंशिएंट हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन सीधे सीधे देखिए, यह राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के विषय में बात कर रहा है। कैसे शिलालेख भी पुरातात्विक अध्ययन के स्रोत के अंतर्गत ही आते हैं। अभिलेख आप कह सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस आप कह सकते हैं, रॉक एडिक्ट आप कह सकते हैं। तो शिलालेख, कैसे शिलालेख एक कहानी बतलाते हैं। मान लीजिए कि अशोक का कोई एक शिलालेख है, वह हमें क्या बतलाता है उस काल के विषय में, उसमें उस अभिलेख में जो जानकारी दी गई है, उस जानकारी का उपयोग करके हम इतिहास का निर्माण कैसे करते हैं, इतिहास का लेखन कैसे करते हैं, इतिहास में विकास को कैसे समझते हैं। अब यह बतला रहा है कि मौर्य से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास हमें पढ़ना है। यह यहां पर आकर ओपन हुआ। मौर्य से लेकर गुप्त काल तक राजनीतिक इतिहास को अगर आप समझना चाहते हैं या आर्थिक इतिहास को समझना चाहते हैं, तो वैसे हिस्ट्री के सिलेबस में वैदिक काल की चर्चा डायरेक्टली नहीं की गई है, उत्तर वैदिक काल की भी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन मौर्यों से लेकर गुप्तों तक के राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए, आर्थिक इतिहास को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड के रूप में वैदिक और उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को समझना होगा। देखिए, मौर्य को हम साम्राज्य कहते हैं। मौर्य साम्राज्य से गुप्त साम्राज्य तक का राजनीतिक विकास। तो यह जो साम्राज्य है,
यह वैदिक काल में जो राजनीतिक इकाई थी, सबसे बड़ी जो राजनीतिक इकाई थी, वह जन था। उत्तर वैदिक काल में यह थोड़ा और विस्तृत हुआ और यह कहलाने लगा जनपद। तो जनपद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसका और अधिक विकास हुआ और यह कहा जाने लगा महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र को जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर एक रेफरेंस मिलेगा कि इस काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे। इन्हें ही हम लोग आरंभिक राज्य कहते हैं। पुनः इनमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के परिणाम स्वरूप इसमें से एक महाजनपद मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद ने सभी महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य की स्थापना की और मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर मौर्य साम्राज्य में पहुंचा, मौर्य काल में पहुंचा। अर्थात मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक विकास को समझने के लिए आपको लिंक लेना पड़ेगा वैदिक जन, फिर उत्तर वैदिक जनपद, फिर महाजनपद, फिर मगध साम्राज्य और फिर मगध साम्राज्य के अंतर्गत कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और मगध साम्राज्यवाद को उसके चरमोत्कर्ष पर लेकर चला गया। ठीक इसी प्रकार मौर्यों से लेकर गुप्त काल तक के आर्थिक इतिहास को समझने के लिए हम 1500 बीसी से वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। यह देखने का प्रयास करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में इसका आर्थिक विकास कैसे आगे बढ़ा। फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो कृषि क्रांति हुई है, उस कृषि क्रांति को समझे बिना व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण के विकास को समझे बिना हम मौर्य काल या गुप्त काल के आर्थिक विकास को सही तरीके से ना तो समझ सकते हैं ना ही विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए यहां पर स्वयं ही लिंक लेना है आपको, तो राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को आप बेहतर रूप में समझ पाएंगे। अब आइए, खोज की यह कहानी, अब दूसरा इसी इकाई में कह रहा है खोज की कहानी, अर्थात मौर्यों से लेकर गुप्त इतिहास में राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए शिलालेख और उसकी लिपि, हम सभी लोग जानते हैं कि शिलालेखों का इतिहास अशोक से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला शासक प्राचीन भारत का अशोक हुआ, जिसने अपनी जनता को अपनी शिलालेखों के माध्यम से संबोधित किया, एड्रेस किया। तो अशोक के शिलालेखों के आधार पर उस काल के राजनीतिक आर्थिक इतिहास को कैसे समझा जा सकता है बेहतर रूप में, तो शिलालेखों को समझेंगे, विशेषकर अशोक के शिलालेखों को समझेंगे। गुप्त काल में कई शिलालेख हमें मिले हैं, कई अभिलेख हमें मिले हैं। उन अभिलेखों के संदर्भ में हम सामाजिक आर्थिक इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। तो शिलालेखों के आधार पर और लिपि के आधार पर अंश, अशोक के शिलालेख और गुप्त काल के भूमि अनुदान, यह भी अभिलेख के रूप में हमारे समक्ष विद्यमान है। अर्थात अशोक के शिलालेखों को हमें समझना है और गुप्त काल के भूमि अनुदान को हमें समझना है, या विभिन्न अभिलेखों को पढ़कर हम इस काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। चर्चा, इतिहासकारों द्वारा शिलालेखों में दी गई जानकारियों के आधार पर कैसे इतिहास का निर्माण किया जाता है,
कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। इस तरीके से हम इस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर अगर इकाई 2 को देखेंगे तो मौर्यों से लेकर गुप्त काल तक को समझना। इसका मतलब बीच में एक और एक नहीं बल्कि कई अन्य विकास भी छुपे हुए हैं, उसको भी समझने का प्रयास करना है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के राज्यों का विकास हुआ। मौर्य साम्राज्य के स्थान पर राजनीतिक विघटन हुआ, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, और उस डिसइंटीग्रेशन के आधार पर भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें सबसे पहले शक और कुषाण जिसके अंतर्गत सबसे पहले आएंगे शुंग और कण्व, जिन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की और बाद में फिर कण्व वंश की स्थापना हुई। उड़ीसा में सातवाहन वंश या मेघवाहन वंश, दक्षिण भारत के संदर्भ में संगम काल अर्थात चोल, चेर, पांड्य के विषय में पढ़ेंगे, सातवाहनों के विषय में पढ़ेंगे, और उत्तर पश्चिम भारत पर इस समय हिंद यूनानियों ने, इंडो ग्रीक्स या जिनको बैक्टीरियन भी कहा जाता है, उनका आक्रमण हुआ। उन्होंने भी भारत में अपने राज्य की स्थापना की। इसके पश्चात पहलव आए ईरान से, जिन्हें हम पार्थियन भी कहते हैं। इसके बाद शक आए, इसके बाद कुषाण आए, जिन्हें बेसिकली कुईशांग कहा जाता है, और उसी को हिंदी में हम लोग कुषाण कह रहे हैं। तो शकों का अध्ययन और फिर कुषाणों का अध्ययन। ये सभी राज्य मौर्य काल के विघटन के पश्चात से लेकर गुप्त साम्राज्य के विकास के बीच में विद्यमान है, संक्रमण का काल है। विभिन्न मध्य एशियाई जनजातियों के आक्रमणों के कारण भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म में किस प्रकार परिवर्तन आया, इसको समझना है। क्यों बौद्ध धर्म के अंतर्गत महायान शाखा का विकास हुआ, फिर किस प्रकार से ब्राह्मणवाद के विरोध में उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म में कर्मकांडों पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण, अत्यधिक पशु बलि के कारण, किस प्रकार ब्राह्मण धर्म में ही सुधार के रूप में वैष्णव मत और शैव मत का विकास हुआ। तो इस तरीके से जो विभिन्न टॉपिक हैं उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इकाई को देखते हैं। इकाई 3 पर आते हैं। तो देखिए यहां पर इकाई 3 में जो बातें दी गई है उसके आधार पर आप इसका लिंक कर सकते हैं कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की चर्चा डायरेक्टली नहीं कर इनडायरेक्टली उसके संबंध में हमें पढ़ना है। कैसे? इकाई 3 कहता है महाभारत का उपयोग करते हुए हमें सामाजिक इतिहास को समझना है। अब महाभारत मूलभूत रूप में कहते हैं कि 950 ईसा पूर्व यह युद्ध जो है वो हुआ होगा। पहले इसे जय संहिता कहा जाता था, बाद में भारत कहा जाने लगा और फिर महाभारत कहा जाने लगा। जय संहिता में कहते हैं 8800 श्लोक थे। जब यह भारत बना तो इसमें 24,000 श्लोक थे, और जब यह महाभारत बना तो इसमें 1 लाख श्लोक हो गए।
अर्थात महाभारत के ही जो विभिन्न रूप हैं, प्रकार हैं, या महाभारत की कहानी को विभिन्न समय कालों में जिस तरह से विकसित किया गया है, विस्तार दिया गया है, उसके आधार पर महाभारत में दी गई जानकारी का उपयोग कर हम उत्तर वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक के सामाजिक इतिहास को कैसे समझ सकते हैं। बड़ी शानदार बात है, क्योंकि महाभारत की मूल कहानी उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। धीरे 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 इसका विस्तार हुआ, इसका विकास हुआ और अंतिम रूप से इसे गुप्त काल में संकलित किया गया। तो महाभारत की कहानी को पढ़ते हुए क्या हम उत्तर वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक के सामाजिक विकास को बेहतर रूप में समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं? फिर व्यापक अवलोकन क्या करना है, सामाजिक इतिहास में मुद्दे क्या क्या हैं? तो जाति, वर्ग, रिश्तेदारी, लिंग, अर्थात कहता है कास्ट, क्लास, किनशिप, अर्थात बंधुत्व और जेंडर को समझना। जाति के अंतर्गत क्या क्या मुद्दे हैं? तो जाति, वर्ग, रिश्तेदारी और लिंग। अब देखिए, नातेदारी, रिश्तेदारी या बंधुत्व या भाईचारे के आधार पर वैदिक समाज का अध्ययन आप करेंगे, क्योंकि वैदिक समाज में मूलभूत तत्व नातेदारी, रिश्तेदारी, भाईचारा और बंधुत्व के आधार पर ही वैदिक समाज का विकास हुआ। फिर आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ और इसी वर्ण व्यवस्था से जाति प्रथा का विकास हुआ है। तो अब जो सामाजिक इतिहास यहां पर दिया हुआ है वह वैदिक काल से लेकर गुप्त काल में, क्योंकि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, तो जाति के विकास पर जब आप आएंगे तो हम गुप्त काल तक आ जाते हैं। विभिन्न जातियों का विकास कैसे हुआ, क्योंकि वर्ण में तो 4 वर्ण की ही बात हुई, तो आखिर इतनी जातियां कहां से आ गई? तो वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज, फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अर्थात महाजनपद की स्थापना जब हुई तब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, मौर्यों के काल में क्या परिवर्तन हुआ, उत्तर मौर्य काल में विभिन्न विदेशी आक्रमणकारियों के भारतीय समाज और संस्कृति में घुल मिल जाने के कारण वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, अंततः गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का नया स्वरूप क्या उभर कर सामने आया, इन सभी को आपको अध्ययन करना है। अर्थात सीधे सीधे वैदिक समाज से लेकर गुप्त समाज तक के विकास को समझने का प्रयास करना है, महिलाओं की स्थिति को समझने का प्रयास करना है। अब देखिए, खोज की कहानी, महाभारत का प्रसारण और प्रकाशन। तो महाभारत जो मूल घटना के रूप में 950 ईसा पूर्व की घटना है, उसको जब संकलित किया गया तो उसको समझना है कि महाभारत में जो कहानी दी गई है उसके आधार पर हम सामाजिक विकास को कैसे समझ सकते हैं। अंश महाभारत से उठाना है, यह बताते हुए कि इतिहासकारों द्वारा इसका उपयोग कैसे किया जाता है, स्तरीकरण कैसे किया जाता है कि कौन सी घटना वैदिक काल से संबंधित है, कौन सी घटना उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, कौन सी घटना मौर्यों के काल से संबंधित है, कौन सी घटना गुप्त काल से संबंधित है। तो महाभारत का जब हम अध्ययन करते हैं और जब उसका स्तरीकरण करते हैं तब हम यह बतलाते हैं कि यह घटना इस काल की रही होगी, एक अनुमान हम लगाते हैं। इस तरह से इकाई 3 लगभग संपूर्ण प्राचीन भारत के सामाजिक विकास को समझने का अवसर आपको देता है। आइए अब इकाई 4 पर हम चलते हैं। इकाई 4 बौद्ध धर्म का इतिहास। देखिए, व्यापक अवलोकन, वैदिक धर्म, फिर से वैदिक काल आ गया, जैन धर्म, वैष्णववाद, शैववाद,
के धार्मिक इतिहास की एक संक्षिप्त समीक्षा और बौद्ध धर्म पर बल देते हुए आपको करना है, अर्थात सीधे सीधे। यह जो इकाई 4 का जो पहला टॉपिक है वो कहता है वैदिक काल में धर्म क्या था। तो वैदिक धर्म को समझिए। उत्तर वैदिक काल में इसमें आगे क्या विकास हुआ, क्या परिवर्तन हुए, फिर कैसे नवीन धार्मिक संप्रदायों का विकास हुआ। कहते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुल मिलाकर 62 अर्थात 62 ऐसे नवीन धार्मिक संप्रदाय थे जो वैदिक मत से भिन्न मतों का प्रतिपादन कर रहे थे। इसमें से 2 संप्रदाय अत्यंत महत्वपूर्ण था, अर्थात जैन और बौद्ध धर्म। तो इसमें से 2 संप्रदाय अर्थात जैन और बौद्ध के विषय में आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नवीन संप्रदायों के द्वारा जो चुनौती दी गई, उस चुनौती का सामना करने के लिए ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णववाद और शैववाद का विकास कैसे हुआ, इसको समझना है। अर्थात सीधे सीधे आप यह समझिए कि वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक धर्म के विकास के विभिन्न पहलुओं को समझना है, धार्मिक आंदोलनों को समझना है, उनके विचारों को समझना है, उनके सिद्धांतों को समझना है, उनके द्वारा जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार किए गए उसको समझना है। खोज की कहानी तो सांची स्तूप, जिसकी स्थापना वस्तुतः मूलभूत रूप में अशोक के काल में ही की गई। सांची स्तूप की आधारशिला अशोक के काल में ही रखी गई, लेकिन पूरा इसे सुंगों ने करवाया या सुंगों के काल में हुई। तो एक सांची स्तूप का हमने उदाहरण लिया और फिर सांची स्तूप से जो हमें जानकारी मिलती है, उस जानकारी के आधार पर बौद्ध धर्म का हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं, या बौद्ध धर्म के अध्ययन में, चूंकि स्तूपों के चारों तरफ जो गोल घेरा बनाया जाता था उस पर जातक कथाओं का वर्णन किया जाता था चित्रात्मक रूप में, तो उसका अध्ययन करके बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं का हम अध्ययन कैसे बेहतर रूप में कर सकते हैं। अंश क्या है? सांची से मूर्तियों का पुनर्उत्पादन, अर्थात सांची में मिली हुई मूर्तियों के आधार पर हमें समझना है कि किस तरह से बौद्ध धर्म का विकास हुआ होगा। चर्चा जिस तरह से इतिहासकारों द्वारा मूर्ति कला की व्याख्या की गई है, बौद्ध धर्म के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अन्य स्रोत क्या है? मथुरा कला, गांधार कला, सारनाथ कला, अमरावती कला में बुद्ध की मूर्तियों को कैसे बनाया गया है, और मूर्ति कला के अध्ययन के आधार पर बौद्ध धर्म के इतिहास का पुनर्निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। मूर्ति कला के अतिरिक्त अन्य कौन से स्रोत हैं जिनके आधार पर हम बौद्ध धर्म का अध्ययन कर सकते हैं, इस पूरी बात को समझना है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब इकाई 5 से हम लोग मध्यकालीन भारत में आ गए, और मध्यकालीन भारत में जैसे जब आप अलग से पढ़ते हैं इतिहास को, तो पूर्व मध्यकाल, फिर दिल्ली सल्तनत आपको मिलता है, फिर मुगल साम्राज्य आपको मिलता है, बीच में विजयनगर, बहमनी और कुछ मालवा, गुजरात, जौनपुर इत्यादि में या बंगाल में हमें क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव और विकास भी हम दिल्ली सल्तनत के पतन के काल में देख सकते हैं।
इस तरह से यहां पर इतिहास के सिलेबस को प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि उसको एक नई दृष्टि दी गई है। हालांकि पढ़ना हमें वही चीज है, लेकिन पढ़ने का हमारा स्टाइल अलग होगा। अर्थात कृषि संबंध आईने अकबरी, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कृषि संबंध, मिडिएवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स अकाउंट्स। अब देखिए, यहां पर हिंदी और इंग्लिश में अंतर है थोड़ा। यह कहता है कि हमें मध्यकालीन समाज को समझना है थ्रू ट्रेवलर्स अकाउंट्स, अर्थात मध्यकालीन समाज, मध्यकाल में सामाजिक विकास कैसे हुआ उसको हमें समझना है विभिन्न यात्रियों के विवरणों के आधार पर, विवरणों के आधार पर। इसके अंतर्गत देखिए, ब्रॉड ओवरव्यू क्या हमें करना है। आउटलाइन ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज दे एपियर इन ट्रेवलर्स अकाउंट्स, अर्थात पूरे मध्यकालीन समाज, अर्थात अगर हम पूर्व मध्यकाल की बात करें तो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी, दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी, फिर मुगल काल की हम बात करेंगे तो 16वीं शताब्दी है। बीच में कुछ क्षेत्रीय राज्य हैं, मूलतः विजयनगर और बहमनी है। अर्थात मिडिएवल सोसाइटी के विषय में हमें पूर्ण रूपेण पढ़ना है। जब अर्ली मिडिएवल हिस्ट्री में हम आते हैं तो जैसे पालों के काल में, प्रतिहारों के काल में, राष्ट्रकूटों के काल में विभिन्न अरब यात्री जैसे सुलेमान, अल मसूदी इत्यादि भारत यात्रा पर आते हैं। पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के विषय में वो विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते हैं। भारतीय समाज के विषय में, संस्कृति के विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते हैं। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है अल बिरूनी, जिसने किताबुल हिंद की रचना की। फिर आगे विभिन्न यात्रियों के विषय में हम लोग पढ़ते रहेंगे, बर्नियर तक हम पढ़ेंगे। तो विभिन्न यात्रियों के द्वारा इब्न बतूता के विषय में पढ़ेंगे। फिर विजयनगर और बहमनी को पढ़ते हुए विभिन्न पुर्तगाली यात्री, इटली के यात्री, फ्रांस के यात्री, रूस के यात्री मध्यकाल में भारत आते रहते हैं। उन्होंने भारतीय समाज के विषय में क्या लिखा है, अर्थात सीधे सीधे विदेशी यात्रियों के विवरणों के आधार पर हमें पूरे मध्यकालीन भारत की सामाजिक विकास को समझने का प्रयास करना है, सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करना है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन के तत्व को समझना है। A story of their writings, a discussion of where they traveled, why they traveled, what they wrote and for whom they wrote। अर्थात जब विदेशी यात्रियों के विषय में आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहां की यात्रा की, वेयर, क्यों वहां की यात्रा की, क्या उन्होंने लिखा है और किसके लिए उन्होंने लिखा है, इन सभी बातों पर विचार करते हुए हमें विचार करना है, ताकि हम उस विदेशी विवरण के आधार पर जब सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करेंगे
तो हमें उनके दृष्टिकोणों को समझने में आसानी हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक विदेशी यात्री या प्रत्येक ट्रैवलर अपने अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखता है। जैसे प्राचीन काल में मेगास्थनीज ने मौर्य समाज के विषय में जो कुछ भी लिखा है, वहां पर वह वर्ण व्यवस्था की चर्चा ही नहीं करता है। वो भारतीय समाज को 7 भागों में बांट देता है। उसके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य ने या उस समय के अन्य भारतीय विद्वानों के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान थी। तो इसलिए वेयर, वाई, व्हाट एंड फॉर हुम के माध्यम से हम उसके दृष्टिकोण को समझ पाएंगे और उसके द्वारा जो सूचना दी गई है तब उसका बेहतर उपयोग हम सुनिश्चित कर सकते हैं। यह मैं कहना चाहता हूं। अब देखिए, अल-बरूनी हमने पहले ही चर्चा की थी, इब्न बतूता हमने पहले ही चर्चा की थी, वर्नियर हमने पहले ही चर्चा की थी। अर्थात विशेष रूप में हमें अल-बरूनी, इब्न बतूता और वर्नियर के विषय में पढ़ना है। डिस्कशन: What these travel accounts can tell us and how they have been interpreted by historians। अर्थात इतिहासकारों ने इन विदेशी यात्रियों के विवरणों के आधार पर कैसे मध्यकालीन समाज, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था को कैसे उन्होंने विश्लेषित किया है, इसी बात को समझना है। देखिए, हिंदी में यह थोड़ा सा अलग है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि संबंधों की संरचना, यह मुझे लगता है कि एक अलग ये टॉपिक है जो इंग्लिश में नहीं है। इसको हम समझ लेते हैं सीधे सीधे। कृषि संबंध, कृषि संबंध का मतलब है एग्रेरियन स्ट्रक्चर को समझना है। देखिए, किसी भी काल में, खास करके प्राचीन, मध्यकाल या जब अंग्रेजी शासनकाल आप पढ़ते हैं, तो भारतीय समाज को समझने के लिए एग्रेरियन स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एग्रेरियन स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर कृषि संबंध और आईने अकबरी में दी गई जानकारी के आधार पर एग्रेरियन स्ट्रक्चर को हम समझें, और व्यापक अवलोकन हमें क्या करना है, 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि संबंधों की संरचना क्या थी, अर्थात एग्रेरियन स्ट्रक्चर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संबंध क्या थे। संबंध का मतलब राज्य के साथ क्या संबंध था, जागीरदारों के साथ क्या संबंध था। उस संबंध के आधार पर उत्पादन व्यवस्था को हम कैसे समझ सकते हैं, वितरण व्यवस्था को कैसे समझ सकते हैं, मूल्य प्रणाली को कैसे समझ सकते हैं, बाजार व्यवस्था को कैसे समझ सकते हैं, व्यापार को कैसे समझ सकते हैं, वाणिज्य को कैसे समझ सकते हैं, विनिर्माण को कैसे समझ सकते हैं, शहर ग्राम संबंध को कैसे समझ सकते हैं। विभिन्न चीजों को, कृषि संबंधों का मतलब यह है कि किसानों का गांव में रहते थे, उनका शहर के लोगों के साथ कैसा संबंध था, जो शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों को बनाता है। कृषि अर्थात कृषक और व्यापारियों के बीच क्या संबंध था, जमींदार के साथ, जागीरदार के साथ, राज्य के साथ उनका क्या संबंध था, उस पूरी बात को समझें। समय के साथ पैटर्न में जो बदलाव आता है, अर्थात कृषि संबंधों में समय के साथ जो बदलाव आता है, उस बदलाव को जब हम समझेंगे तो हम इतिहास को बेहतर रूप में समझ पाएंगे। अर्थात सीधे सीधे मुगल कालीन आर्थिक व्यवस्था को समझने का प्रयास हमें करना है। आईने ए अकबरी के संकलन और अनुवाद का विवरण हमें देना है, अर्थात आईने अकबरी में जो जानकारियां हैं और फिर उसका जो अनुवाद हुआ है उसके संबंध में हम पढ़ेंगे। अंश आईने अकबरी से हम पढ़ेंगे। चर्चा जिस तरह से इतिहासकारों ने इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अध्याय का उपयोग किया है, अर्थात आईने अकबरी में दी गई सूचनाओं का उपयोग किया है, वो कैसे किया है, उसके आधार पर हम मुगल काल के इस थीम को समझने का प्रयास करें। अब देखिए,
मुगल दरबार, यात्रा वृतांत के माध्यम से इतिहास का पुनर्निर्माण, अर्थात फिर मुगल काल के अंतर्गत हम लोग आ गए। इसमें व्यापक अवलोकन क्या करना है? 15वीं से 17वीं शताब्दी के राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, अर्थात सीधे सीधे मुगल काल, मुगल यात्रा वृतांत और राजनीति की चर्चा। अर्थात यात्रा वृतांत, मुगल काल में जो भी यात्री आए हैं उन्होंने मुगल काल के इतिहास के संबंध में, राजनीतिक इतिहास के संबंध में क्या उन्होंने चर्चा की है, मुगल राजनीति के संबंध में उन्होंने क्या चर्चा की है, और इसके आधार पर हम कैसे मुगल काल के राजनीतिक इतिहास को समझ सकते हैं, राजनीतिक प्रशासनिक विकास को समझ सकते हैं। खोज की कहानी, दरबार के लेखन और उसके बाद के अनुवाद और प्रसारण का विवरण। हम जानते हैं कि मध्यकाल में सभी शासकों के द्वारा दरबार में अपने ही दरबारी के माध्यम से या विद्वानों को संरक्षण देकर उस काल के इतिहास का संकलन कराया जाता था। तो हमें देखना है कि दरबार में लेखन का काम कैसे होता था और कैसे वो अपने काल में हुई समस्त जानकारियों को इकट्ठा करवाते थे। बाद में उसका अनुवाद हुआ और उस पर विवरण को हम तैयार करेंगे। अंश, अकबरनामा और पादशाहनामा में दी गई जानकारियों के आधार पर हम इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। चर्चा, जिस तरह से इतिहासकारों ने राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अध्याय का उपयोग किया है, अर्थात अकबरनामा, पादशाहनामा या उस काल के अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पुस्तक है, उनमें दी गई जानकारियों का उपयोग करते हुए इतिहासकार कैसे उस काल के राजनीतिक विकास के विषय में इतिहास में हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते हैं। इसके पश्चात देखिए, नई वास्तुकला हम्पी, अर्थात मुगल काल के पहले ही विजयनगर काल, चूंकि विजयनगर की राजधानी के रूप में हम्पी में जो विभिन्न प्रकार के स्थापत्यों का विकास हुआ है उनको हमें समझना है। वस्तुतः पूर्व मध्यकाल में जब आप पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल इतिहास के विषय में जब आप पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां मंदिर निर्माण की एक नई शैली के रूप में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। इस द्रविड़ शैली का सबसे अधिक विकास मध्यकाल में विजयनगर काल में हुआ है। तो उसकी वास्तुकला को हम समझने का प्रयास करें। ऐसे भी द्रविड़ शैली उत्तर भारत के नागर शैली से भिन्न है। तो विजयनगर वास्तुकला के रूप में वस्तुतः हम द्रविड़ स्थापत्य या वास्तुकला को समझना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं। व्यापक अवलोकन क्या करना है? विजयनगर काल के दौरान नए भवनों की रूपरेखा, मंदिर, किले, सिंचाई सुविधाओं का विकास कैसे किया गया। विभिन्न विजयनगर शासकों ने जो मंदिरें बनवाई हैं, जो किले बनवाए हैं या जो सिंचाई सुविधाओं का विकास किया है, उसके विषय में हमें पढ़ना है। अर्थात विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के विषय में हमें पढ़ना है। वास्तुकला और राजनीतिक व्यवस्था के बीच क्या संबंध है? सिंपली सिर्फ वास्तुकला और राजनीति के बीच ही संबंध नहीं है, बल्कि कला, स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत की कला न सिर्फ राजनीतिक विकास बल्कि सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकासों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में है। कला में हम अभिव्यक्त क्या करते हैं? तो कला में उस समय की राजनीति, समाज व अर्थव्यवस्था की एक झलक हमें देखने को मिलती है।
तो मैं कहूंगा कि सिर्फ वास्तुकला और राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि कला के विभिन्न रूप और राजनीतिक व्यवस्था के बीच संबंध, सामाजिक व्यवस्था के बीच संबंध, आर्थिक व्यवस्था के बीच संबंध, सबको हम समझें। खोज की कहानी, हम्पी की खोज कैसे हुई, इसका विवरण हमें समझना है। अंश, हम्पी में इमारतों के जो दृश्य दिए हुए हैं, उन दृश्यों के आधार पर चर्चा, जिस तरीके से इतिहासकारों ने इन संरचनाओं का विश्लेषण और व्याख्या किया है, उसको समझना है। अर्थात सीधे सीधे हम्पी में जो विभिन्न संरचनाएं हमें मिली हैं, उसके आधार पर हमें राजनीतिक इतिहास को समझना है, उनकी कला संस्कृति को समझना है, समाज और अर्थव्यवस्था को समझना है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हुए धार्मिक इतिहास, अर्थात 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच भक्ति और सूफी परंपरा का विकास कैसे हुआ। देखिए, भक्ति आंदोलन का विकास वस्तुतः 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में हुआ। मतलब सूफियों के आने के पहले ही भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में, भक्ति आंदोलन का विकास हो चुका था। दक्षिण भारत से यह कैसे उत्तर भारत आता है, कैसे यह महाराष्ट्र क्षेत्र में जाता है और वहां के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन लाता है, इस बात को समझना है। विभिन्न भक्ति संतों को समझना है। निर्गुण संत कौन है, सगुण संत कौन है, कबीर, चैतन्य प्रभु, मीराबाई, रामानंद, शंकराचार्य से प्रारंभ करते हुए, रामानुज से प्रारंभ करते हुए रामानंद को पढ़ेंगे और फिर तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, रविदास, सबके विषय में आप पढ़ेंगे। सूफी परंपरा के अंतर्गत सबसे पहले इस्लाम में एक रहस्यवादी और इस्लाम के कठोर नियम कानून में उदार दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हुए सूफी परंपरा का विकास कैसे हुआ, सूफी विचार दृष्टिकोण का विकास कैसे हुआ। विभिन्न सूफी संप्रदाय, जैसे चिश्ती संप्रदाय, उससे जुड़े विभिन्न संत, नक्शबंदी, सत्तारी, सुहरावर्दी संप्रदाय और उनसे जुड़े हुए विभिन्न संत, उनके खानकाह, उनकी रचनाएं और सामाजिक धार्मिक सुधार में उनका योगदान, राजनीति से उनके संबंध, राजनीति पर उनके प्रभाव और प्रतिप्रभाव को हम समझ सकते हैं। मध्यकाल में सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को समझने के लिए भक्ति और सूफी परंपरा को समझना अत्यंत आवश्यक है। व्यापक चर्चा क्या करनी है, व्यापक अवलोकन क्या करना है, इस अवधि के दौरान धार्मिक विकास की रूपरेखा को हमें देना है। भक्ति सूफी संतों के विचार और व्यवहार पर हमें अध्ययन करना है। प्रसार की कहानी, भक्ति सूफी रचनाओं को कैसे संरक्षित किया गया, कैसे आम लोगों तक पहुंचाया गया, अंश चयनित भक्ति सूफी रचनाओं से उद्धरण हमें लेने हैं। अर्थात जैसे कबीरदास के उद्धरण
या संत रैदास या रविदास के विभिन्न उद्धरण या गुरु नानक के विभिन्न उद्धरण से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके माध्यम से आप उस काल के सामाजिक इतिहास और सामाजिक परिवर्तन को समझ सकते हैं। चर्चा क्या करनी है, इतिहासकारों ने जिस तरह से इसका उपयोग किया, इसकी व्याख्या की है और उसके आधार पर उस काल के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को समझने का प्रयास किया है, लिखने का प्रयास किया है, उसको समझना है। अब देखिए, यात्रियों के विवरण के माध्यम से मध्यकालीन समाज को समझना है। अच्छा, ये जो छूट गया था जिसकी चर्चा हम इंग्लिश वाले प्रारूप के आधार पर पहले ही कर चुके थे, वो यहां पर आता है। यात्रियों के विवरण के माध्यम से मध्यकालीन समाज को समझना है। यात्रियों के विवरण में दर्शाई गई सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा क्या है, उन्होंने कहां की यात्रा की, क्यों यात्रा की, क्या लिखा, इस पर हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। अर्थात विभिन्न यात्रियों के विवरण के आधार पर मध्यकालीन समाज और संस्कृति को कैसे समझने में हम उपयोग कर सकते हैं उनके द्वारा दिए गए विवरणों के आधार पर, इसी बात को यहां पर लाया गया है। इसके पश्चात हम लोग आ जाते हैं अब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास पर हम लोग बातचीत करते हैं। यहां पर इकाई 10 में उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज, आधिकारिक रिपोर्टों से साक्ष्य। उपनिवेशवाद अर्थात भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, उनके द्वारा भारत और यूरोपीय देशों के बीच किस प्रकार से व्यापार किया जाता था। 18वीं शताब्दी में मुगल शक्ति का पतन कैसे हुआ और भारत की बदलती राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाते हुए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने कैसे भारत को एक उपनिवेश के रूप में स्थापित किया, कैसे ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई, कैसे भारत को ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बना लिया, इस पूरी प्रक्रिया को आप समझेंगे। ग्रामीण समाज पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उन्हें भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय बुलियन व्यापार होता था। बुलियन व्यापार का मतलब है सोने चांदी यूरोप के व्यापारी लेकर आते थे, भारत की वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में ले जाकर बेचते थे। तो किसी भी देश के पास सोने के सीमित भंडार होते हैं, इसलिए सोने के माध्यम से जो व्यापार संपन्न हो रहा था भारत और यूरोप के बीच में, वह व्यापार बहुत अधिक दिनों तक संचालित नहीं हो सकता था। इसलिए यूरोपीय कंपनियों ने भारत की राजनीतिक स्थिति से प्रेरणा लेते हुए भारत को अपने उपनिवेश के रूप में स्थापित किया, अर्थात भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया। और राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में स्थापित होने के बाद उन्होंने जो विभिन्न प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं लाई, जैसे अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी मद्रास के क्षेत्रों में, उसका सीधा असर ग्रामीण समाज पर पड़ेगा। रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, सीधा असर ग्रामीण समाज पर पड़ेगा। तो इसलिए बड़ा ही वैज्ञानिक सिलेबस यहां पर दिया गया है। उपनिवेशवाद का तत्काल प्रभाव, जैसे ही भारत उपनिवेश बनता है ब्रिटेन का, ग्रामीण ढांचा नष्ट हो जाता है, टूट जाता है।
कहते हैं कि आत्मनिर्भर गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। उन्होंने भूराजस्व व्यवस्था के रूप में जो भी परिवर्तन उन्होंने किया भारतीय भूराजस्व व्यवस्था में, उसका सीधा असर ग्रामीण समाज पर पड़ा। ग्रामीण ढांचा चरमरा गई, टूट गया। अंततः गांवों में तनाव उभरे, लोग प्रवासित होकर शहरों में आए। फिर शहरों की समस्या। व्यापक अवलोकन क्या करना है, 18वीं शताब्दी के अंत में जमींदारों, किसानों और कारीगरों का जीवन क्या था, जिससे आप इस परिवर्तन को, उपनिवेशवाद के माध्यम से जो परिवर्तन हुआ, उसको आप समझ सकते हैं। जमींदारों, किसानों और कारीगरों के जीवन का अध्ययन करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी, राजस्व निपटान कैसे होता था, सर्वेक्षण आपको करना है ताकि आप उस पूरी बात को समझ सकें। 19वीं शताब्दी में इसमें क्या परिवर्तन हुआ, इस बात को भी समझना है। आधिकारिक रिकॉर्ड की कहानी, अर्थात ग्रामीण समाजों में आधिकारिक जांच क्यों की गई और किस प्रकार के रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स तैयार की गई, इसका एक विवरण। पूरे भारत का गजेटियर किसी भी क्षेत्र के संबंध में डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, सूचना होती है। 19वीं शताब्दी में क्यों गजेटियर को तैयार किया गया, क्यों जनगणना की गई, जिन लोगों पर उन्हें नियंत्रण करना है, उन लोगों के संबंध में सारी सूचनाएं कैसे इकट्ठा की गई ताकि उस पर बेहतर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इस पूरी बात को आप समझेंगे। फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट से फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन के विवरण और दक्कन का जो दंगा रिपोर्ट है, दक्कन विद्रोह जो है, किसानों का विद्रोह था, उसका जो रिपोर्ट तैयार किया गया, उसके आधार पर हमें 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक व्यवस्था को समझना है। चर्चा, आधिकारिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, क्या नहीं बतलाते हैं, और इतिहासकारों द्वारा इसका उपयोग कैसे किया जाता है। जब सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई रिपोर्ट्स तैयार किया जाएगा, कोई रिकॉर्ड्स तैयार किया जाएगा, तो उसकी क्या सीमाएं हो सकती हैं, इसको समझना जानना जरूरी है, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास उन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर लिखा गया है। इसके पश्चात 1857 के विद्रोह के रूप में हम इस औपनिवेशिक शासन व्यवस्था या अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में कैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानीय विद्रोह के रूप में कृषक, जनजातीय विद्रोहों का विकास हुआ और वही विद्रोह 1857 के विद्रोह में अपनी चरम प्रकाष्ठा पर कैसे पहुंच गया, तो उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन 1857 के प्रतिरोध को समझने के लिए, विद्रोह को समझने के लिए लगभग 100 साल से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में जो स्थानीय विद्रोह हुए, जिसे कृषक या जनजातीय विद्रोह कहते हैं, 1857 का विद्रोह उसकी निरंतरता थी, उसकी चरम प्रकाष्ठा थी। तो 1857 के विद्रोह के समय की विभिन्न घटनाएं क्या हैं, इन घटनाओं को कैसे दर्ज और वर्णित किया गया था, इसके विषय में पढ़ेंगे। फोकस हमारा लखनऊ होगा, अर्थात एक साइट लखनऊ में जो 1857 के विद्रोह का केंद्र हुआ, उसको केंद्र मानते हुए हम अध्ययन करेंगे। 1857 की तस्वीर, विभिन्न तस्वीरें क्या हैं, समसामयिक लेखों के अंश इत्यादि के आधार पर 1857 के विद्रोह को समझेंगे। चर्चा, 1857 की तस्वीर ने ब्रिटिश मत को कैसे आकार दिया, अर्थात 1857 के विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक नीतियों में किस प्रकार परिवर्तन आया, औपनिवेशिक व्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन आया,
और किस प्रकार अंग्रेजों के शासन करने के ढंग में परिवर्तन आया, उसको समझना। वहां से प्रश्न आएंगे। और फिर उपनिवेशवाद और भारतीय शहर। ग्रामीण समाज आपने पहले पढ़ा था। अब सवाल यह है कि उपनिवेशवाद ने भारतीय शहरों को कैसे प्रभावित किया, विशेषकर नगर योजना, म्युनिसिपल रिपोर्ट्स। जब उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया, मद्रास में जब सेंट जॉर्ज बनाया, तो कलकत्ता नगर का विकास हुआ, मद्रास नगर का विकास हुआ, बंबई नगर का विकास हुआ। जो प्रेसिडेंसी, जो 3 शहर थे, उनका विकास कैसे हुआ। नगर निगम इन नगरों में शासन करने के लिए, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, नगर के विकास की एक योजना के लिए जो म्युनिसिपल प्रशासन था, वह कैसे किया गया, उन सभी बातों को समझना है। व्यापक अवलोकन क्या करना है। 18वीं और 19वीं सदी में बंबई, मद्रास, हिल स्टेशनों और छावनियों का विकास, छावनी जहां पर सैनिक अस्थायी रूप से रहते थे, उनका विकास कैसे हुआ, इस पूरी बात को समझेंगे। अंश फोटोग्राफ और पेंटिंग, नगर नियोजन रिपोर्ट से उद्धरण, कोलकाता नगर नियोजन पर बल देना है आपको, अर्थात कलकत्ता का कैसे विकास किया गया उस पर बल देते हुए आपको नगर नियोजन रिपोर्ट से उद्धरण लेना है, नगर नियोजन को समझना है, फोटोग्राफ और पेंटिंग के माध्यम से समझना है इस नगर की उस योजना को। चर्चा क्या करनी है। उपर्युक्त स्रोतों का उपयोग नगरों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए कैसे किया जा सकता है, ये स्रोत क्या नहीं बतलाते हैं। अर्थात जिन स्रोतों के आधार पर हम उपनिवेशवाद और भारतीय शहर को पढ़ेंगे, उन स्रोतों की सीमाएं क्या है, इनको समझने का प्रयास करना है। और अंत में हम आते हैं समकालीन दृष्टि से महात्मा गांधी को हम देखते हैं। अर्थात सीधे सीधे हम राष्ट्रीय आंदोलन को, और राष्ट्रीय आंदोलन में भी महात्मा गांधी के अध्ययन पर बल दिया गया है। व्यापक अवलोकन, राष्ट्रवादी आंदोलन 1918 से 48। महात्मा गांधी 1915 में भारत आए। महात्मा गांधी के आंदोलन को समझने के लिए यह आवश्यक है कि महात्मा गांधी के अफ्रीकी संघर्ष को समझा जाए, क्योंकि गांधी के संघर्षों का मूलभूत विचार, संघर्षों का मूलभूत तरीका दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष में विकसित हुआ। फिर महात्मा गांधी ने 1917-18 में और फिर 1919 से लेकर 1948 तक किस प्रकार से विभिन्न आंदोलन के माध्यम से अपनी एक संघर्ष के विशिष्ट तरीके के आधार पर उन्होंने भारत को आजादी दिलाई, इस बात को समझना है। गांधीवादी राजनीति और नेतृत्व की प्रकृति को समझना है। अर्थात गांधीवादी जन आंदोलन की मूलभूत विचारधारा क्या है, रणनीति क्या है, दृष्टिकोण क्या है, उसे समझना है। विशेषकर 1931 में महात्मा गांधी वस्तुतः सविनय अवज्ञा आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी की राजनीति को कैसे समझ सकते हैं। महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं, तब महात्मा गांधी की राजनीति को कैसे समझ सकते हैं। गोलमेज सम्मेलन से वापस आकर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो गांधी की राजनीति को अगर समझना है तो असहयोग आंदोलन तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी के राजनीति को बेहतर रूप में समझा जा सकता है। अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों, अन्य समकालीन लेखन में जो उस समय के रिपोर्ट्स दिए गए हैं वो क्या है, उसके आधार पर हम इतिहास को समझने का प्रयास करें। समाचार पत्र इतिहास का स्रोत कैसे हो सकते हैं, इसके आधार पर भी हम महात्मा गांधी के काल
में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर सकते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम बेहतर रूप में समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक अन्य बात, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो गांधीवादी शैली है, उस गांधीवादी शैली को समझने के लिए भी 1885 में कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 1919 कैसे रहा, और फिर महात्मा गांधी की राजनीति, अर्थात 1885 से 1905 उदारवादी राजनीति क्या थी, जिन्हें हम कांग्रेस के आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के विचारों को या जिन मान्यताओं के आधार पर उन्होंने आंदोलन की एक रूपरेखा को विकसित करने का प्रयास किया, उसको समझेंगे। उसमें कैसे 1905 से 1919 के बीच उग्र राष्ट्रवादियों ने कैसे उसमें परिवर्तन किया, स्वदेशी आंदोलन ने उसमें कैसे परिवर्तन किया, और फिर महात्मा गांधी ने अंत में उसे कैसे एक नवीन दिशा प्रदान की, इस पूरी बात को समझने का प्रयास हमें करना है। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वह है संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण को भी दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। एक तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक जो ब्रिटिश विरासत है, उसने भारत में राजनीति, प्रशासन या कानून व्यवस्था या न्यायिक व्यवस्था के एक ढांचे को विकसित किया, और फिर मूलभूत रूप में फोकस हमें करना है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा में विभिन्न मुद्दे क्या थे, विभिन्न समस्याएं क्या थी, विभिन्न दृष्टिकोण क्या थे, विभिन्न विचारधाराएं क्या थीं, और किस तरह से हम एक आधुनिक संविधान का विकास कर पाए। हमें यह भी समझना है संविधान को बेहतर रूप में समझने के लिए, जैसा कि आप लोग मानते हैं कि संविधान वस्तुतः विभिन्न देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं या संविधानों को पढ़कर हमने विभिन्न प्रावधानों को अपने संविधान में ग्रहण किया है। यह तो खैर किया ही किया है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय संविधान पर भारतीय इतिहास और संस्कृति का क्या प्रभाव है, भारतीय संविधान पर राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव है, भारतीय संविधान पर विभिन्न विचारधाराओं का क्या प्रभाव है, उनको भी जब हम समझेंगे तो हम संविधान निर्माण को बेहतर रूप में समझ पाएंगे। यहां पर व्यापक अवलोकन के अंतर्गत स्वतंत्रता और नया राष्ट्र राज्य, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता की एक नई चेतना के आधार पर, स्वतंत्रता की एक व्यापक चेतना के आधार पर एक नए राष्ट्र के रूप में भारत को कैसे स्थापित किया, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। विशेष करके फोकस रहेगा संविधान सभा की बहस, जिसके माध्यम से हम संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं को समझ सकते हैं, विभिन्न मुद्दों को समझ सकते हैं, मतांतरों को समझ सकते हैं, विवादों को समझ सकते हैं, और कैसे उसका समाधान किया गया उस बात को भी समझ सकते हैं। और अंश कहां से लेना है, तो बहस, इसी बहस से हमें अंश उठाना है और संविधान के निर्माण को समझना है। चर्चा, ऐसे बहस क्या प्रकट करते हैं और उनका विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, अर्थात संविधान के निर्माण को समझने के लिए संविधान सभा में जो बहस हुई किसी भी मुद्दे पर, वो बहस हमें किस प्रकार से भारतीय संविधान की एक बेहतर समझ देते हैं। यहीं पर आकर के हिस्ट्री का जो सिलेबस है वह यहीं पर आकर के समाप्त होता है। तो आप सभी छात्र जो CUET
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले ऐसे समस्त छात्र जो आगे इतिहास विषय लेकर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ये जो सिलेबस डिस्कशन हम लोगों ने किया, ये ग्रेजुएशन के लिए 12वीं के बाद जब आप ग्रेजुएशन करेंगे और जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जाएंगे तो आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अन्य जानकारी आपको अंत में दे देता हूं कि इस खंड से या जो 27 अन्य विषय हैं, उन विषयों में जिसको डोमेन का विषय कहा गया है, जिस डोमेन के साथ आप ग्रेजुएशन करेंगे, जैसे इतिहास की चर्चा हमने यहां पे की, इसी तरह से राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र की बात आप कर सकते हैं। तो डिफरेंट डोमेन में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 में से 40 प्रश्न आपको करने हैं। 45 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। ऑनलाइन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपको करना है। इसके पश्चात 40 में से यदि बहुत अच्छे से इस सिलेबस को पढ़ लिया जाए, 12th की एनसीईआरटी के आधार पर हमने जो बुकलेट तैयार किया है, अर्थात दृष्टि टीम ने आपके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो बुकलेट हम लोगों ने तैयार किया है, उस बुकलेट के आधार पर और उस बुकलेट में दिए गए प्रैक्टिस टेस्ट और फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने परफॉर्मेंस को हाईएस्ट लेवल तक मैक्सिमाइज कर सकते हैं और बहुत आसानी से 40 में से अधिकतम अंकों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए अपने पसंद के विश्वविद्यालय को चुन सकते हैं, जहां पर आकर आप अपने हायर स्टडीज के माध्यम से अपने कैरियर को शेप देंगे। यह इस कैरियर को शेप देने में आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि विश्वविद्यालय अच्छा से अच्छा विश्वविद्यालय और उसमें पढ़ने का यह अवसर आपको आपके सपनों को, आपके हौसलों को एक नई उड़ान दे सकता है, एक नई दिशा दे सकता है और यहां पर बेहतर से बेहतर अध्ययन के माध्यम से आप अपने पूरे कैरियर को एक शेप दे सकते हैं। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, ताकि आप अपने सपनों के अनुरूप अपने विश्वविद्यालय को चुन सकें और दृष्टि टीम आपकी इसी तरह से सदैव आपके सहयोग और आपकी मदद के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।